जोहार, नमस्कार। मैं आनंद कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं जनमन की बात। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसकी जिंदगी किसी थ्रिलर वेब सीरीज से कम नहीं है। एक इंसान जो बड़ा आदमी बनने की चाह लिए झारखंड आता है और फंस जाता है एक ऐसे सिंडिकेट के चंगुल में जहां एक पल को उसे अपनी मौत सामने खड़ी दिखाई देती है। मगर वही आदमी हजारों करोड़ के घोटाले के उस सिंडिकेट को तबाह और बर्बाद कर देता है और आज वही आदमी खुद सैकड़ों करोड़ का मालिक है। जिस आलीशान जिंदगी के उसने सपने देखे थे उससे भी कहीं ज्यादा आलीशान जिंदगी वह जी रहा है। उसका एक पांव विदेशी सरजमीन पर रहता है। वह बिजनेस क्लास में सफर करता है और विदेशों की सरकारों के साथ बिजनेस डील साइन करता है। देश के बड़े बड़े नेताओं के साथ उसका उठना बैठना है। कौन है वो आदमी बताऊंगा, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी आता हूं। मधु कोड़ा को आप और हम सभी जानते हैं। झारखंड के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री। उनके लूट राज के किस्से भी आपने सुने होंगे, लेकिन उस इंसान को शायद आप नहीं जानते होंगे जो पहले इस सिंडिकेट का हिस्सा बना, कई कारगुजारियों में शामिल भी रहा, गवाह रहा और फिर बागी हो गया। उस शख्स का नाम है राकेश पांडे। वही राकेश पांडे जिसने कोड़ा एंड कंपनी के प्रमुख किरदार और विनोद सिन्हा के जोड़ीदार संजय चौधरी के ईमेल से हैक किए गए करीब 500 पन्नों के दस्तावेजों को मीडिया के सामने रखा, सरयू राय को दिया और जांच एजेंसियों तक पहुंचाया। इन पन्नों में कोड़ा लूट राज की पूरी कहानी दर्ज थी और इन दस्तावेजों के सार्वजनिक होने के बाद जो कुछ हुआ वह सबको पता है। लेकिन वही राकेश पांडे एक बार फिर चर्चा में है। फेक वीडियो मामले में बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के मामले में बिहार के पत्रकार नीरज प्रियदर्शी ने अपनी रिपोर्टों में राकेश पांडे का कई बार जिक्र किया है और मधु कोड़ा के मामले को भी उनसे जोड़कर बताया है। तो नीरज की रिपोर्टों में जब मैंने राकेश पांडे और मधु कोड़ा कनेक्शन की बात पढ़ी तो मैं चौंका। फिर मुझे याद आया कि राकेश पांडे ही वह शख्स था जिसने संजय चौधरी के ईमेल से हैक हुए दस्तावेजों को लीक करके मधु कोड़ा के लूट राज की पूरी पोल पट्टी खोल दी थी। नीरज प्रियदर्शी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि मनीष कश्यप, जिन्हें लोग सच तक न्यूज के माध्यम से जानते हैं, वह बस उसका चेहरा भर है। सच तक के असली मालिक हैं मणि द्विवेदी और पर्दे के पीछे वाले मालिक हैं अरबों रुपए की संपत्ति वाले राकेश पांडे, जो लंदन में रहकर ब्रावो फार्मा नाम की कंपनी चलाते हैं। राकेश पांडे के बारे में और कई बातें नीरज ने लिखी हैं, वो उनका अपना रिसर्च है और अपनी फाइंडिंग्स हैं। मैं उन पर नहीं जाऊंगा। नीरज और राकेश पांडे के बीच ट्विटर पर कुछ गर्मा गर्म बहस भी हुई है, उस पर भी मुझे नहीं जाना है। मैं राकेश पांडे की जुबानी ही आपको बताऊंगा कि कैसे वह मधु कोड़ा लूट राज का साम्राज्य ध्वस्त करने में इंस्ट्रूमेंटल बने और कैसे एक बड़ा आदमी, एक बड़ा बिजनेसमैन बनने का उनका सपना आखिरकार साकार हुआ और इस रास्ते में उन्हें क्या क्या दिक्कतें पेश आई और आज राकेश पांडे किस मुकाम पर खड़े हैं, ये सब बताऊंगा। जो बातें मैं राकेश पांडे के बारे में बताने जा रहा हूं वह सब उनकी अपनी जुबानी है, उनकी अपनी भाषा में है। मधु कोड़ा लूटकांड के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का पर्दाफाश करने वाले विधायक सरयू राय ने एक किताब लिखी है। उस किताब का नाम है मधु कोड़ा लूट राज। इस किताब के पेज नंबर 267 से 273 तक एक अध्याय है और इस अध्याय का नाम है लूट राज की कहानी। यह कहानी फर्स्ट पर्सन में है, यानी लिखने वाले की जुबानी में है। इस अध्याय के अंत में लिखा है एक भुक्तभोगी की जुबानी। यह भुक्तभोगी कोई और नहीं बल्कि राकेश पांडे है। राकेश पांडे ने अपने एक लेख में इस बात को कबूला है जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा।
यह लेख पंचायत खबर नाम के पोर्टल पर 27 जुलाई 2021 को प्रकाशित हुआ है। इस लेख में राकेश पांडे ने अपने जीवन के बारे में चर्चा की है, अपने गांव के बारे में चर्चा की है, अपनी निजी जिंदगी के बारे में चर्चा की है और इसमें मधु कोड़ा मामले की भी चर्चा उन्होंने की है। इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन शुरुआत सरयू राय की किताब मधु कोड़ा लूट राज के पेज नंबर 267 से 273 तक लूट राज की कहानी राकेश पांडे की जुबानी। यह एक आश्चर्यजनक अनुभव है जो मेरे जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना बन गया। 2006 के सितंबर तक मैं एक सामान्य कॉन्ट्रैक्टर था। अपने परिश्रम और अपने प्रयास से भविष्य में बड़े व्यवसायियों की कतार में आना चाहता था। तब मेरा संपर्क किसी राजनीतिक दल के किसी नेता से नहीं था। एक दिन अखबार से मुझे पता चला कि पश्चिम सिंहभूम के कोल्हान क्षेत्र के एक निर्दलीय विधायक श्री मधु कोड़ा मुख्यमंत्री बने हैं। यह समाचार मध्यवर्गीय पृष्ठभूमि वाले मेरे जैसे व्यक्ति को रोमांचित करने वाला था कि एक निर्दलीय विधायक भी किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो सकता है। मैं विधि के विधान में, भाग्य फल में और कठिन परिश्रम में पूर्ण आस्था रखने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे लगता है कि जीवन की हर घटना या दुर्घटना का कोई न कोई कारण और औचित्य जरूर होता है। नवंबर 2006 में माघे मिलन के दिन जमशेदपुर के नोवेल्टी होटल के प्रवेश द्वार पर मेरी मुलाकात एक प्रतिष्ठित व्यवसायी से हुई, जिनका व्यवसाय बिहार एवं झारखंड में फैला हुआ है। झारखंड में चांडिल स्थित उनके कारखाना में मैंने कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम किया था। उन्होंने मेरा परिचय 2 व्यक्तियों से कराया। उन्होंने बताया कि इन दोनों की भूमिका उस वक्त की झारखंड की सरकार में अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली है। ये व्यक्ति थे विनोद सिन्हा और संजय चौधरी। बातचीत के दौरान विनोद सिन्हा और संजय चौधरी ने मेरे कार्यकलाप और व्यवसाय के बारे में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने रांची में राज्य सरकार के बिजली बोर्ड का कोई काम दिलाने का आश्वासन दिया और अपनी कंपनी प्रोफाइल के साथ मुझे रांची आने के लिए कहा। 2 दिन बाद अचानक संजय चौधरी का फोन मेरे पास आया। उन्होंने मुझे जमशेदपुर के डिमना रोड स्थित अपने आवास पर बुलाया। मुझे लगा कि बिन मांगे मोती मिले वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। मैं इस पर फूले नहीं समा रहा था कि हमारी पहुंच उन व्यक्तियों तक हो गई है जो झारखंड के मुख्यमंत्री के अत्यंत करीबी हैं। संजय चौधरी से मैं उनके निवास पर मिला। उन्होंने बताया कि हम लोगों को विनोद भाई, विनोद सिन्हा का प्रचलित नाम से मिलने के लिए रांची जाना होगा। मैं अपनी कंपनी के दस्तावेज लेकर रांची के लिए निकल पड़ा। रांची पहुंचने पर मुझे मुख्यमंत्री आवास के बगल में स्थित श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव, मुख्यमंत्री के निजी सहायक के आवास पर विनोद सिन्हा से मिलने के लिए इंतजार करने के लिए कहा गया। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद हमारी मुलाकात श्री विनोद सिन्हा से हुई। उनके ठोस आश्वासन से मैं मंत्रमुग्ध हो गया। मार्च 2007 का अंत आते आते विनोद सिन्हा और संजय चौधरी से मेरा संबंध काफी घनिष्ठ हो गया। मैं अपने मुख्य कार्य कॉन्ट्रैक्टरी के अतिरिक्त विनोद सिन्हा एवं संजय चौधरी के दिल्ली से लेकर रांची तक के अन्य कार्यों में दिलचस्पी लेने लगा। इसमें मेरा निहित स्वार्थ भी था। मुझे लगता था कि भविष्य में मेरी कंपनी को कोई बड़ा कार्य आवंटित हो जाएगा और मैं एक सफल व्यवसायी के रूप में जाना जाने लगूंगा। उसी दौरान एक दिन विनोद सिन्हा ने मेरा परिचय उनके करीबी रोहितास कृष्णन और ब्रजेश कुमार सिंह से कराया। ये दोनों व्यक्ति दिल्ली स्थित 2 निजी कंपनियों में कार्यरत थे और विनोद सिन्हा के आदेश पर दिल्ली से रांची आए थे। इन दोनों ने विनोद सिन्हा के कहने पर दिल्ली स्थित बैस मैनेजमेंट एवं सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी का अधिग्रहण कर लिया था और एक नई कंपनी क्वांटम पावर टेक एंड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड का गठन किया था। उपर्युक्त कंपनियों के अधिग्रहण एवं गठन का मात्र एक ही उद्देश्य था कि आने वाले समय में झारखंड सरकार के बिजली विभाग, सड़क विभाग एवं खनन विभाग में निकलने वाले अधिकतम टेंडरों को इन्हीं कंपनियों को परोक्ष या अपरोक्ष रूप में दिलाया जाए। समय के साथ साथ ब्रजेश कुमार सिंह एवं रोहितास कृष्णन अपनी मंशा में सफल भी हुए। झारखंड राज्य बिजली बोर्ड एवं पथ निर्माण विभाग के लगभग 150 करोड़ रुपए का काम प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपनी कंपनी के द्वारा करने लगे।
इस बीच बिजली विभाग से मेरी कंपनी को भी रामगढ़ जिले में एपीडीआरपी का एक कार्य आवंटित हुआ, पर एक दिन अचानक वह काम मुझसे छीन लिया गया। बिजली बोर्ड के एक अधिकारी पी के सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ने मुझसे कहा कि 27 करोड़ रुपए की इस निविदा में आप L1 हैं, मगर इसका कार्यादेश लेने के लिए आप रोहिताश कृष्णन से मिलिए। मिलने पर रोहिताश कृष्णन ने कहा कि आप अपना इलेक्ट्रिकल लाइसेंस और दस्तखत किया हुआ चेकबुक मेरे पास जमा कर दीजिए, जिसे मैंने कर दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि आपकी कंपनी को मिलने वाला यह काम आपके नाम पर क्वांटम पावर टेक करेगी। काम पूरा होने के बाद आपको 20 लाख रुपया मिल जाएगा। मैंने संदेहास्पद एवं अटपटी शर्त को मंजूर नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि मेरा इलेक्ट्रिकल लाइसेंस और दस्तखत किए हुए चेकबुक के पन्ने अभी भी उन लोगों के पास हैं। काफ़ी प्रयास के बाद भी मैं इन्हें हासिल नहीं कर पाया हूँ। रोहिताश कृष्णन के प्रभाव एवं दबाव के आगे मुझे घुटना टेकना पड़ा। मेरी महत्वाकांक्षा और बड़ा काम करने की चाहत एकाएक धूल धूसरित हो गई। इस अप्रत्याशित घटना ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। लगा मैं मृग तृष्णा के पीछे दौड़ रहा था। मैं बिना किसी कार्य के नेताओं और उनके चमचों के पीछे भटकने वाला व्यक्ति बन गया था। राकेश पांडे का इस मृग तृष्णा से मोह कैसे टूटा? कैसे उन्हें अपनों ने ही धोखा दिया? कब उन्हें लगा कि वे अब जिंदा घर नहीं लौट पाएंगे? और आखिर में कैसे उन्होंने लूट राज की कहानी दुनिया के सामने उजागर की? यह जानने के लिए देखिए इस एपिसोड का दूसरा पार्ट। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।